हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद आज से फिर से क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपने यूट्यूब चैनल पे। आज से आपको रेगुलर इनकम टैक्स की वीडियोस सीरीज मिलेंगे। हम लोग मुख्य रूप से एच सी मेहरोत्रा का ये इनकम टैक्स का बुक पढ़ेंगे। एच सी मेहरोत्रा का बुक पढ़ेंगे और जिनका असेसमेंट ईयर 2023 से 24 है, अर्थात जिन बच्चों का एग्जाम 2024 अप्रैल में होने वाला है, उन बच्चों के लिए मुख्य रूप से ये क्लास काम का होगा। तो चलिए आज से हम क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास हम लोग टैक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे शुरू करते हैं। वैसे इसके बारे में पहले भी पढ़ाया जा चुका है। इससे संबंधित एक वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे होगा, लेकिन चलिए दोबारा से शुरू करते हैं इसे। हम लोग की सिलेबस जो है उसमें टैक्सेशन में इनकम टैक्स को पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करें कि टैक्स क्या होता है, कर क्या होता है। कर क्या होता है तो सरकार या जो भी शासन जिसके कंट्रोल में होता है, जो भी प्रशासनिक व्यवस्था को चलाता है, जो अमीर और गरीब की खाई को बांटता है या बहुत सारे जन कल्याणकारी कार्यों को संपादित करता है, इसके लिए धन की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति जो होती है ना सरकार वो अनेक स्रोतों से करते हैं। तो सरकार के जो धन एकत्रित करने के आयगत स्रोत होते हैं बाबू, उसे हम कर कहते हैं। चलिए जरा देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रत्येक राजकीय शासन, चाहे वो लोकतांत्रिक हो या राजतांत्रिक, को अपने प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, विदेशी शक्तियों से रक्षा करने के लिए, अमीर गरीब की खाई को पाटने के लिए एवं अन्य जन कल्याणकारी कार्यों को संपादित करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति वह अनेक स्रोतों से करते हैं। जिसमें से आयगत स्रोतों को कर कहा जाता है। अर्थात किसी सरकार के धन एकत्रित करने के आयगत स्रोतों को कर कहा जाता है। यह अनेक प्रकार के होते हैं, जिन्हें दो वर्गों में बांटा गया। हमारा जो टैक्स होता है बाबू वो अनेक प्रकार के होते हैं, जिसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया जो निम्न है। पहला प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स और दूसरा अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स। तो बाबू डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है ना, जो जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाएगा वह व्यक्ति उसे अपने ही साधन से चुकाएंगे, अर्थात वो उस टैक्स का पैसा किसी और से वसूल कर नहीं चुका सकता। देखिए क्या लिखा हुआ है प्रत्यक्ष कर के बारे में। लिखा हुआ है वह कर प्रत्यक्ष कर कहलाता है जो कर जिसके ऊपर लगाया जाता है वह उसे अपने ही साधन से चुकाते हैं, तो उसे हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं। इस कर का आंशिक या पूर्ण भाग किसी अन्य व्यक्ति पर प्रभारित नहीं किया जा सकता है। अर्थात वह कर जो अन्य व्यक्ति से वसूल कर नहीं चुकाई जा सकती है उसे हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे हमारा आयकर हो गया, धन कर हो गया, यानी वेल्थ टैक्स जो हो गई, वेल्थ टैक्स, ये भी बाबू हमारा एक डायरेक्ट टैक्स है। आगे दूसरा टॉपिक है बाबू हमारा अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स। वह कर अप्रत्यक्ष कर कहलाता है जो जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है वह बस उसे चुकाने के दायी होते हैं, भले वह उसका पूरा या आंशिक भाग किसी अन्य पर क्यों न प्रभावित कर दे। अर्थात इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो बाबू जिसके ऊपर लगाया जाता है वह बस उसे चुकाने के दायी होते हैं, भले वह उसका पूरा भाग या आंशिक भाग किसी और व्यक्ति पर क्यों न प्रभावित कर दे। अर्थात यहाँ देखिए लिखा हुआ, अर्थात वह कर जो अन्य व्यक्ति से वसूल कर चुकाई जा सकती है उसे हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, पहले इसके जगह पे बहुत सारे टैक्स होते थे। गुड्स टैक्स अलग होती थी, सर्विस टैक्स अलग होता था, इंटरटेनमेंट टैक्स होता था, लग्जरी टैक्स होता था, इंपोर्ट टैक्स होता था, एक्सपोर्ट टैक्स होता था। लेकिन अब इन सबको एक जगह मर्ज कर दिया है। इसके बारे में आगे की क्लास में पढ़ेंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अच्छा बाबू, हमारा जो मेन सिलेबस है वो हमारा इनकम टैक्स है, आयकर। तो बाबू ये हमारा आयकर क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है? तो आयकर एक डायरेक्ट टैक्स होता है, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। आयकर क्या होता है बाबू? एक डायरेक्ट टैक्स होता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, आयकर एक प्रत्यक्ष एवं वार्षिक कर है। आयकर जो है वो एक प्रत्यक्ष एवं वार्षिक कर है जो केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रत्येक ऐसे व्यक्ति से वसूल किए जाते हैं
जिसकी गत वर्ष की कर योग्य आय न्यूनतम कर योग्य सीमा से अधिक हो। अर्थात ये जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं बाबू, वो केंद्रीय सरकार के द्वारा लगाया जाता है और वो उस हर व्यक्ति से वसूल किए जाते हैं जिसकी गत वर्ष की आय सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए आय से अधिक होगा। देखो लिखा हुआ है, अर्थात किसी व्यक्ति के द्वारा एक निश्चित अवधि के दौरान अर्जित किए गए आय पर केंद्रीय सरकार के द्वारा एक निश्चित दर से जो कर वसूल किए जाते हैं उसे हम आयकर कहते हैं। यदि किसी करदाता का गत वर्ष में आय न्यूनतम कर योग्य सीमा से कम होती है बाबू, तो उसे कर जमा करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन उसे अपना रिटर्न फाइल करना होता है। देखो इसके बारे में भी लिखा हुआ है, यदि किसी व्यक्ति की गत वर्ष की आय न्यूनतम कर योग्य सीमा से अधिक हो तो उसे कर निर्धारण वर्ष के दौरान सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए दर से कर की गणना कर उसका भुगतान किया जाता है। परंतु यदि किसी व्यक्ति की कर योग्य आय गत वर्ष में न्यूनतम कर योग्य सीमा से कम हो तो उसे कर का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, परंतु रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। उसे बाबू टैक्स जमा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन रिटर्न फाइल जमा करनी पड़ेगी। यहीं पे एक पॉइंट और आता है बाबू, ब्लैक मनी। आप लोग बहुत बार सुने होंगे ब्लैक मनी, काला धन। तो ये बाबू ब्लैक मनी क्या होता है? ब्लैक मनी भी यही होता है, यदि कोई करदाता अपने रिटर्न फाइल में, किसमें बाबू? अपने रिटर्न फाइल में कोई इनकम को नहीं प्रदर्शित करता है, कोई ऐसा इनकम है जो वो अपने रिटर्न फाइल में नहीं दिखा रहा है और उससे अगर उसको कुछ धन संचित हो रहा है तो वो धन क्या कहलाएगा बाबू? ब्लैक मनी। अर्थात जो सरकार की नज़रों में नहीं है कि वो आपका आय है, लेकिन रियली में उससे आप कुछ धन संचित कर रहे हो, तो वो बाबू आपका क्या कहलाएगा? ब्लैक मनी कहलाएगा। अच्छा बाबू, आयकर में प्रयुक्त होने वाले कुछ मद हैं जिसके बारे में हमें बार बार क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम उस वर्ड को जानते हैं। सबसे पहला वर्ड है मेरा इनकम। इनकम, इससे हम क्लास 11 से जानते आ रहे हैं इनकम क्या होता है। तो देखिए आयकर अधिनियम इसके बारे में क्या कहता है। आयकर अधिनियम में आय शब्द की कोई परिभाषा नहीं दी गई है बाबू। आयकर अधिनियम में आय शब्द की कोई परिभाषा नहीं दिया गया है, फिर भी आय की गणना में शामिल होने वाले मदों के आधार पर आय की परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त होने वाला वह सभी आय जिसका स्रोत निश्चित हो, चाहे वह प्राप्ति नगद के रूप में हुआ हो या माल के रूप में हुआ हो या सेवा के रूप में हुआ हो, उसे बाबू हम आय कहते हैं। किसी व्यक्ति की कर योग्य आय की गणना करते समय उसके विभिन्न आय को 5 शीर्षकों में बांटकर अलग अलग कर योग्य आय की गणना करते हैं, जो निम्न है। किसी भी व्यक्ति की जो आय होगी बाबू, वो आय को आप 5 भागों में विभाजित करोगे, यानी किसी भी टाइप का आपका इनकम होगा तो इन 5 हेड्स में किसी एक हेड्स में आएगा। पहला बाबू है हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर आप कहीं जॉब करते हो, कहीं सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो जहाँ पे नौकर और मालिक का रिलेशन होता है, तो वहाँ से कुछ भी इनकम जनरेट होगा बाबू, तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी में होगा। या आपका रेंटल इनकम होगा। कौन सा इनकम? रेंटल इनकम। रेंटल इनकम का क्या मतलब हुआ बाबू? कि आपके पास मकान है और आप उस मकान को भाड़े पे उठा देते हो, भाड़े पे चढ़ा देते हो, तो वहाँ से जो रेंटल इनकम जनरेट होता है वो इनकम बाबू आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आता है। या आप बिजनेस करते हो या प्रोफेशन करते हो तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में आएगा। अगर आप पूंजीगत संपत्ति का खरीद और बिक्री करते हो तो उससे कुछ धन संचित होता है बाबू, तो वो कैपिटल गेन में आती है। और जो इन चारों सोर्स में नहीं आती वो बाबू इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगी। जैसे आपने लॉटरी में कुछ पैसे जीत गए, आप केबीसी में कुछ पैसे जीत गए, या आपको सड़क पे कुछ पैसे मिल गए, यानी वो सारे इनकम के सोर्स जो ऊपर वाले चारों सोर्स में नहीं आएगा। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इन चारों सोर्स में नहीं आएगा बाबू, वो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंतर्गत आएगा। चलिए अब हम लोग अगली पॉइंट की बात करते हैं, जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है। तो किसी भी व्यक्ति की जो ये आय के 5 शीर्षक थे, 5 हेडिंग्स थे, इन 5 हेड्स के अंतर्गत उन्होंने जो भी कर योग्य आय अर्जित किया है उन सब का योग ही क्या कहलाएगा? जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। देखो लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति के कर योग्य आय की गणना करते समय 5 शीर्षक के अंतर्गत प्राप्त अलग अलग कर योग्य आय को जोड़ने से जो प्राप्त होता है उसे बाबू हम सकल कुल आय कहते हैं। अर्थात 5 शीर्षकों के अंतर्गत प्राप्त होने वाले कर योग्य आय के कुल योग को सकल कुल आय कहते हैं।
और यही जीटीआई में से, ग्रॉस टोटल इनकम में से, ग्रॉस टोटल इनकम में से अगर आप डिडक्शंस को घटा दोगे, किसको घटा दोगे बाबू? डिडक्शंस को। कौन सा डिडक्शन? अंडर सेक्शन 80C टू 80U, 80C टू 80U आप ये डिडक्शन घटा दोगे तो जो रेस्ट बच जाएगा उसको बाबू हम टोटल इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोटल इनकम। देखो अगला वर्ड लिखा हुआ है टोटल इनकम। सकल कुल आय में से धारा 80C से 80U के अंतर्गत प्राप्त कटौतियों को घटाने के बाद जो शेष बचता है उसे हम क्या कहते हैं बाबू? सकल कुल आय कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? सकल कुल आय कहते हैं। आगे देखिए, यदि किसी व्यक्ति की कुल आय सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए न्यूनतम आय से अधिक हो तो उसे निश्चित किए गए दर से कर की गणना कर उसका भुगतान करना होता है। परंतु कुल आय न्यूनतम कर योग्य आय से कम हो तो उसे कर का भुगतान नहीं करना पड़ता, बस उसे रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी जिसमें करदाता को अपनी आय को दिखाना होता है। यदि वह अपनी किसी आय को रिटर्न फाइल में नहीं दिखाते हैं तो उससे जो धन संचित होता है उसे हम काला धन कहते हैं। अभी ऊपर बता रहे थे कि ब्लैक मनी क्या होता है, तो ऐसे इनकम जो आप अपने रिटर्न फाइल में नहीं दिखाते हो और उससे जो इनकम जनरेट हुए, जो भी सोर्स हो, वो सारा धन क्या होगा बाबू? ब्लैक मनी होगा। अच्छा, टैक्स जो हम लोग लगाते हैं वो किसके ऊपर लगाते हैं? पर्सन के ऊपर लगाते हैं। और पर्सन का मतलब इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग अलग होता है। क्या होता है? देखो, पर्सन लिखा हुआ है सामान्य बोलचाल की भाषा में, सामान्य बोलचाल की भाषा में व्यक्ति से आशय एक व्यक्ति, एन इंडिविजुअल से लगाया जाता है। परंतु आयकर अधिनियम में धारा 2 उपधारा 31 के अनुसार निम्न से है: एक व्यक्ति, एन इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फॉर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल ऑथोरिटीज जैसे नगर निगम आती है, जैसे क्या आता है बाबू? नगर निगम आती है, जिला परिषद आता है इत्यादि, या कोई अदर आर्टिफिशियल पर्सन, ये सारे ही व्यक्ति हैं और इन्हीं के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। अगला वर्ड है बाबू एसएससी। क्या होता है? करदाता क्या होता है? तो करदाता बाबू वो व्यक्ति होता है जिसके ऊपर हम टैक्स लगाते हैं, यानी जो अपने टैक्स के लिए लायबी हो, अपने टैक्स का भुगतान करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। देखो लिखा हुआ है करदाता क्या होता है? करदाता तो वह व्यक्ति जो अपनी आय पर या अन्य व्यक्ति के आय पर कर के लिए दायी हो उसे हम क्या कहते हैं? करदाता। लेकिन जो अपने आय पर नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति के आय पर कर के लिए दायी हो उसे हम माना हुआ करदाता, डीम्ड एसएससी बोलते हैं। देखो लिखा हुआ है यदि व्यक्ति अन्य व्यक्ति के आय पर आय के लिए दायी हो तो उसे हम माना हुआ करदाता, डीम्ड एसएससी कहते हैं। आगे चलिए बाबू, आगे बाबू कर निर्धारण वर्ष क्या है? अभी वर्तमान कर निर्धारण वर्ष बाबू क्या है? 2023 से 2024। तो कर निर्धारण वर्ष वह वर्ष होता है जिस वर्ष के दौरान आप गत वर्ष में जो अर्जित किए हो उस पर कर की गणना कर सरकार को भुगतान करते हो। देखो लिखा हुआ है वह वर्ष जिस वर्ष के दौरान करदाता गत वर्ष में अर्जित की गई आय पर कर की गणना कर उसका भुगतान करता है तो उसे हम बाबू कर निर्धारण वर्ष कहते हैं। यह 12 महीनों का होता है जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। वर्तमान कर निर्धारण वर्ष बाबू क्या है? 2023 से 2024। अब प्रीवियस ईयर क्या होता है? जस्ट इसका पिछला वर्ष। अभी जैसे कर निर्धारण वर्ष असेसमेंट ईयर हमारा क्या है? 2023 से 24। तो प्रीवियस ईयर जो बाबू हमारा होगा वो 2022 से 2023 होगा। 2022 में बाबू ये 1 अप्रैल को शुरू हुआ होगा। कब शुरू हुआ होगा? 1 अप्रैल को, और 31 मार्च में क्लोज हो जाएंगे। और ये प्रीवियस ईयर जो हो सकता है ना, वो जरूरी नहीं कि 12 महीनों का हो सकता है कोई बिजनेस 1 मई को सेटअप हुआ हो तो यहां से लेकर 31 मार्च तक जाएंगे। इसके बीच में उन्होंने जो भी धन संचित किया वो प्रीवियस ईयर की इनकम होगी। देखो लिखा हुआ है वह वर्ष जिस वर्ष के दौरान अर्जित की गई आय पर कर निर्धारण वर्ष के दौरान कर की गणना कर उसका भुगतान किया जाता है उस वर्ष को बाबू हम गत वर्ष कहते हैं। यह कर निर्धारण वर्ष का ठीक पिछला वर्ष होता है जो 1 अप्रैल या उसके बाद प्रारंभ होकर 31 मार्च को समाप्त होता है। वर्तमान गत वर्ष जो है अभी 2022 से 2023 है। यानी 2022 से 2023 के दौरान आपने जो भी इनकम कमाए, जो भी आय हुआ,
उस पर 2023 और 24 के दौरान सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए दर से कर की गणना कर उसका भुगतान किया जाता है। अब देखिए कुछ और वर्ड है, एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम आप जानते हो, एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है? कृषि योग्य भूमि में कृषि कार्य करने एवं उसके उपज को विक्रय योग्य बनाने एवं उसे विक्रय करने से जो आय प्राप्त होता है उसे हम बाबू क्या कहते हैं? कृषि आय कहते हैं। और भारत में जो कृषि आय होती है ना वो कर मुक्त होता है, लेकिन विदेश में अगर आपकी कोई कृषि भूमि है जहां से कुछ आय प्राप्त होता है तो वह अन्य साधन से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगा। अन्य साधन यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इसके बारे में हम ऊपर बात कर चुके हैं कि अगर किसी व्यक्ति की आय उस स्रोत से होते हैं जो ऊपर के 4 हेडिंग्स में नहीं आएंगे। किस किस के दौरान? इनकम फ्रॉम सैलरी के दौरान, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन और कैपिटल गेन। इन चारों सोर्स में नहीं आएंगे तो वो सारे ही इनकम बाबू इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएंगे। चलिए, अच्छा कृषि आय किसे मानोगे बाबू? तो वह आय कृषि आय कहलाता है जो निम्न शर्तों को पूरा कर दे। क्या? पहला, भूमि जो होनी चाहिए ना वो भारत में स्थित होनी चाहिए। मान लो आपकी कुछ जमीन पाकिस्तान में है, वहाँ पे आप एग्रीकल्चर का काम किए हो और वहाँ से कुछ धन संचित हुई है तो वो बाबू एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम का सबसे पहला ही कंडीशन ये है कि वो जो लैंड होती है ना वो इंडिया में सिचुएटेड होना चाहिए। तो देखो ये भूमि जो है वो भारत में स्थित होनी चाहिए। दूसरा, भूमि का प्रयोग जो है ना वो किस कृषि कार्य के लिए होना चाहिए, जैसे भूमि को जोतना चाहिए, पानी देना चाहिए, बीज देना चाहिए। ये सब अगर बेसिक काम आप नहीं किए हो तो फिर भी वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। और तीसरा, कृषि से प्रत्यक्ष आय ही कृषि आय कहलाता है। जैसे भूमि पर स्वतः उग गए पेड़ पौधे घास को बेचने से अगर कुछ आय प्राप्त होता है ना तो वो कृषि आय नहीं मानी जाएगी। सिर्फ वही कृषि आय मानी जाएगी जो कृषि से संबंधित आधारभूत कार्य को पूरा करने के बाद प्राप्त हो। आधारभूत कार्य मतलब ये भूमि को जोता होना चाहिए, पानी देना चाहिए, बीज बोना चाहिए और फिर आपको अगर कुछ फसल होती है तो वो बाबू आपका कृषि आय कहलाएगा। अच्छा, इसमें एक नोट दिए लिखे हुए हैं, देखो लिखा हुआ है, यदि किसी व्यक्ति की कर योग्य आय न्यूनतम कर योग्य सीमा से अधिक हो और कृषि आय भी 5,000 से अधिक हो तो कुल आय में कृषि आय को भी शामिल किया जाता है और अलग से ना कृषि आय पर कर की गणना करते हैं और उस कर को बाद में घटा दिया जाता है। अर्थात कृषि आय पर भारत में टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। भारत में कृषि आय टैक्स फ्री है। आगे चलिए, अगला वर्ड है बाबू आकस्मिक आय, कैजुअल इनकम, यानी ऐसे इनकम ना जिसके सोर्स निश्चित ना हो। जिसके सोर्स क्या नहीं हो बाबू? निश्चित नहीं हो। देखो क्या लिखा हुआ है, वह आय जो पहले से निश्चित नहीं हो साथ ही साथ बार बार प्राप्त नहीं होती हो उसे हम आकस्मिक आय कहते हैं। जैसे कि लॉटरी में जीत से आए, किस में जीत से आए? लॉटरी में जीत से आए, जुआ में जीत से आए, दौड़ में घुड़दौड़ एक घोड़े की रेस होती है ना, उस रेस में अगर आप कुछ पैसे जीत जाते हो या केबीसी में कुछ पैसे जीत जाते हो तो ये सारे इनकम क्या होंगे बाबू? कैजुअल इनकम। देखो क्या लिखा हुआ है, ये आय अन्य साधन से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगा। यानी ये जितने भी इनकम होंगे, आप लॉटरी में कुछ पैसे जीत जा रहे हो या केबीसी में कुछ पैसे जीत जा रहे हो तो ये सारे ही इनकम बाबू आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंतर्गत आएगा। यदि यह आय आपका 10,000 रुपये से अधिक होगा और घुड़दौड़ की दशा में 5,000 रुपये से अधिक होगा तो ऐसी स्थिति में इस आय पर 30% की दर से कर की कटौती करने के बाद उसका भुगतान किया जाता है। सपोज कीजिए कि आपने केबीसी में 1 लाख रुपए जीत गए। कितने रुपए जीत गए? 1 लाख रुपए। तो केबीसी में एट अ टाइम आपका 30% टैक्स काट लिया जाएगा और आपको पेमेंट कितना किया जाएगा? 70,000 किया जाएगा। यानी आपके जो भी कैजुअल इनकम होगा उस इनकम पे 30% की दर से एट अ टाइम टीडीएस काट लिया जाएगा। अर्थात 70,000 जो मिलेंगे, तो जब आप कुल आय की कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो आप अपनी इनकम में 70,000 नहीं दिखाओगे, आप अपनी इनकम में कितना दिखाओगे? 1 लाख दिखाओगे। अगर ये 10,000 से अधिक दिया हुआ है और घुड़दौड़ की दशा में 5,000 रुपये से अधिक दिया हुआ है तो इस पे 30% की टैक्स काट लिया गया होगा, जिसे आपको वापस से शकल बनाना पड़ेगा, फिर आप उसे दिखाओगे। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है, इसलिए यह आय ऊपर दिए गए राशि से ज़्यादा हो तो पहले शकल बनाया जाता है, तब शामिल किया जाता है, परंतु जीत की राशि दी गई हो तो उसे शकल बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब अगला पॉइंट है बाबू निवास स्थान एवं कर दायित्व। भारत में जो टैक्स लगती है ना वो बाबू, वो आपकी रेसिडेंशियल स्टेटस के आधार पे लगता है, यानी आपकी गत वर्ष में निवासीय स्थिति क्या थी उसके आधार पे लगता है। इसके बारे में आगे की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग।
अभी हमारे लिए बेसिक इतनी ही चीज़ों की ज़रूरत है। अब कल से हम ये पहला जो हेड है हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी, जिससे आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। क्वेश्चन के साथ हम लोग देखेंगे और ये टॉपिक आगे हम लोग देखेंगे जब हम टैक्स लायबिलिटीज़ पढ़ने लगेंगे, उस टाइम में इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम वहाँ पे इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में हम लोग बाबू इनकम फ्रॉम सैलरी शुरू करेंगे और यहाँ से रेगुलर क्लास मिलेगा आपको। रेगुलर आपकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बनेगी और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी समझाया जाएगा, रूल रेगुलेशन ही भी समझाया जाएगा। तब तक इसे पढ़िए, एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए और मैं इस बुक के अकॉर्डिंग हर एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। HC मेहरोत्रा का बुक है, आप लोग के पास होगा, आप लोग यहीं से इसे देखोगे और जिसके पास नहीं होगा वो इसे एक ले लोगे। और आज से रेगुलरली वे में हम यहाँ पे आप लोग के साथ इस क्लास को देखेंगे और वहाँ पे डेली बेसिस पे इनकम टैक्स पढ़ेंगे हम लोग। 2.5 से 3 महीने लगेंगे ये पूरी इनकम टैक्स के बुक्स को कवर करने में। आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट करें तो मैं इसे ख़त्म करूँगा। चलिए ओके, मिलते हैं कल की क्लास में। ध्यान रखिए अपना।